बतलाता है। पिछले साल जो है से सवाल आया था 2 नंबर का। अब हम देखेंगे कि क्रिया जो विशेषण है, सबसे पहले कि क्रिया की स्वीकृत बताने का काम करता है। क्रिया का स्वीकृत का मतलब, क्रिया की स्वीकृति बताते हैं। जैसे श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूं, इसको मेरे साथ नोट करते जाएं। क्रिया की स्वीकृति बताने का काम करता है। स्वीकृति बताता है। पहला नंबर, जैसे मैं किसी कक्ष में प्रवेश कर रहा हूं तो मैं बोलता हूं ना कि श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो आ सकता हूं, हाँ आओ, क्या तुरंत जो है उधर से आंसर आता है हाँ आओ। आओ क्या है? क्रिया है। तो ये जो हाँ शब्द है, यदि अंडरलाइन कर दे कि ये हाँ क्या है, तो क्रिया विशेषण का स्वीकृत बोधक ये अव्यय है जो स्वीकृत करता है। बहुत ध्यान से सुनो। हाँ जो है, हाँ आओ, ये हाँ जो है अविकारी है, क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण में स्वीकृत का बोध कराता है। क्रिया विशेषण में किसका बोध कराएगा? स्वीकृत का। और क्रिया विशेषण में जब स्वीकृत का बोध भी कराएगा तो नकारात्मक भी बोध कराएगा, यानी निषेध। नोट कर लो, निषेध। निषेध, दूसरा नंबर निषेध का भी बोध कराएगा। जैसे मैंने कह दिया मत आओ, मत आओ, मत आओ, ये मत पर अंडरलाइन कर दिया तो ये निषेध का बोध कराने लगा। ये भी क्रिया विशेषण है, निषेधवाचक क्रिया विशेषण। हम क्या लिखेंगे पद परिचय में? निषेधवाचक क्रिया विशेषण। इतनी बात समझ में आ रही है? निषेधवाचक क्रिया विशेषण हमें लिखना होगा, भूलना नहीं चाहिए। ध्यान से इसको हमको देखना है। उसी तरह निश्चितता का बोध कराना है। उसी तरह दूसरा लिख लें। पहला स्वीकृत का बोध कराता है, दूसरा निषेध का भी बोध कराता है। अब इसके बाद हमें लिखना है तीसरा, निश्चितता का बोध कराता है। तीसरा निश्चय का बोध कराता है। निश्चय शब्द लिख लें। निश्चय, निश्चयता का बोध, निश्चयता का बोध कराता है, या निश्चय का बोध कराता है। निश्चय का बोध कराता है, बोध कराता है, निश्चय का बोध कराता है। नोट कर लिए? उदाहरण देखें इसका उदाहरण देखें। जैसे मैंने लिख दिया कि आज वर्षा जरूर होगी। आज वर्षा जरूर होगी। ये जो जरूर शब्द है ये निश्चय का बोध करा रहा है। आज वर्षा जरूर होगी, ये जो जरूर शब्द है किसका बोध करा रहा है? जरूर शब्द किसका बोध करा रहा है बेटा? निश्चय का बोध करा रहा है। लेकिन जब निश्चय का बोध कराएगा तो अनिश्चय का भी बोध कराएगा। चौथा लिख लो, अनिश्चय का भी बोध कराता है। अनिश्चय का भी बोध कराता है। अनिश्चय का भी बोध कराता है। लिख लो, जैसे शायद वर्षा शायद आएगी ना हो। वर्षा शायद आएगी। वर्षा शायद आएगी। सुन लो बेटा ध्यान से। अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते, मनोयोग से सुनो। शोर हो रहा है, वीडियो खराब हो जाएगा बेटा। देखो ध्यान से सुनो।
ये जो शायद शब्द है यह अनिश्चितता का बोध करा रहा है, अनिश्चय का बोध करा रहा है। यदि यहाँ शायद पर अंडरलाइन करके पद परिचय पूछे तो अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण होगा, अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्रिया के होने का समय का भी बोध कराता है। क्रिया के होने का, अगला नोट करें, क्रिया के होने के समय का भी बोध कराता है। किसका बोध कराता है? समय का बोध कराता है। समय को अवधि भी लिख सकते हैं, अवधि समय का भी बोध कराता है। उदाहरण हम देखें, जैसे मोहन 2 घंटे पढ़ता है, मोहन 2 घंटे पढ़ता है। गलत बात है बेटा। बजा रहे हैं, बंद करो। अरे भैया म्यूट कर दिया तो क्या फायदा हुई? कम बोल, तनी कम बोल, फायदा कर सही का तनी कम बोल। ये 2 घंटे पढ़ता है, ये जो 2 घंटा है तो ये जो है अवधि का बोध करा रहा है। ध्यान से सुन लें, ये जो है अवधि का बोध करा रहा है। इसको हमको ध्यान से समझना होगा। जैसे 2 बजे उठता है, इसलिए क्रिया के होने और समय का भी बोध कराता है। यदि अंडरलाइन करके पूछे तो हमें याद रखना है कि यह क्रिया के समय का बोध कराता है, इसलिए क्रिया विशेषण होगा। आगे देखें, ये स्थान भी बताता है, स्थान का भी बोध कराता है, स्थान का बोध कराता है, स्थान का भी बोध कराता है, बोध कराता है, स्थान का भी बोध कराता है, स्थान का भी बोध कराता है। जैसे हम उदाहरण में सुन लें, मोहन छत पर खड़ा है, या सोहन छत पर खड़ा है, और इस छत पर यदि अंडरलाइन कर दे और इसका पद परिचय पूछे कि ये छत क्या है, वाक्य में ही पूछेगा, वाक्य दे देगा और किसी पद पर, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाता है, किसी पद पर नीचे जो है अंडरलाइन करके उसका पद परिचय पूछेगा। तो ये छत पर यदि पूछता है पद परिचय तो ये क्रिया विशेषण होगा, और स्थान का बोध करा लिया है, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। ये पर जैसे यहाँ कारक भी आता है, कारक भी देखो, पद परिचय ऐसा है कि जब तक हम व्याकरण के सारे अंगों को नहीं जानेंगे, अच्छे से व्याकरण को नहीं समझ पाएंगे, हम अच्छा से पद परिचय नहीं। पद परिचय जानने के लिए व्याकरण के जो ये विकारी और अविकारी शब्द हैं, कारक हैं, लिंग है, वचन है, सारा चीज व्याकरण का पीछे का सब कुछ जानना है, तभी हम किसी शब्द का व्याकरणिक पद परिचय दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि व्याकरण का पद परिचय हमें यदि देना है तो सारा चीज हमें जानना अनिवार्य है। कारक के संबंध में कुछ हम बताना चाहते हैं कि ये देखें, कारक भी बताना होता है कौन सा कारक है। तो कारक हमारे 8 होते हैं। पहला होता है कर्ता, मेरे साथ नोट करते जाएं, बहुत महत्वपूर्ण चीज बताने जा रहा हूं। पहला है कर्ता,
दूसरा है कर्ता कर्म, तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान, उसके बाद अपादान, अपादान, उसके बाद आता है अधिकरण, अधिकरण, उसके बाद आता है संबंध, उसके बाद आता है संबंध, इसके बाद आता है संबोधन, संबोधन, संबोधन। देखें ये जो है लिखने का क्रम है कि हम किस क्रम में कारकों का जो लिखने का क्रम है, यह लिखने का क्रम है, ध्यान देना, ये लिखने का क्रम है, लिखने का क्रम है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास 8 कारक हो गए। इन कारकों की विभक्तियां होती हैं, सबकी एक निश्चित विभक्ति होती है। यदि किसी कारक की 2 विभक्ति हो जाए, जैसे करण कारक और संप्रदान का अपादान कारक की 2 विभक्ति एक साथ आ जाती है, तो दोनों का अर्थ अलग अलग व्याप्त होने लगता है। एक तो अलगाव का भावना व्यक्त करता है, एक साथ का भावना व्यक्त करता है। उसी तरह संबंध कारक और का के की और कर्ता ने कर्म को का के की ना ने नी आता है, तो यहां भी दोनों का भाव अलग अलग व्याप्त होता है। जैसे इसका एक बोलने के क्रम में हम कैसे पढ़ते हैं, जैसे कोई वाक्य हो और बोलने के लिए हम कैसे कारक को लिखते हैं बोलने के क्रम में, सबसे पहले तो संबोधन कारक यदि रहेगा तो संबोधन कारक यानी एट को लिखेंगे। ध्यान दे, सबसे पहले हम किस कारक का प्रयोग करेंगे, एट का, क्योंकि संबोधन होगा। उसके बाद किसी वाक्य में लिखा जाता है तो कर्ता लिखा जाता है, यानी एट के बाद एक लिखा जाता है। और ठीक एक के बाद हम अवरोही क्रम में लिखते हैं, अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो एक के बाद ये नोट करो, नोट कर लो बेटा, बहुत काम करेगा। ये इसके क्या करते हैं, 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, उसके बाद 5 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 2 लिखेंगे, और अंत में क्या करेंगे, क्रिया लिखेंगे, अंत में क्रिया लिखेंगे, अंत में क्रिया लिखेंगे। इतना याद रखना। 8 के बाद 1 7 6 5 4 3 2 प्लस क्रिया लिखेंगे। तब हम इससे जान जाएंगे कि व्याकरण के नियम से मोहन बलिया 2 बजे जाता है। 2 वाक्य दे रहे हैं, देखो, मोहन बलिया 2 बजे जाएगा, या मोहन 2 बजे बलिया जाएगा। ये दोनों वाक्य व्याकरण के दृष्टि से कौन गलत है कौन सही है, अभी हम बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि यह व्याकरण क्या कहता है। व्याकरण यह कहता है कि यदि कालवाचक, यह मोहन क्या है, करता है, मोहन क्या करता है, जाएगा, या क्या हो गया, क्रिया हो गया। बलिया क्या हो गया, संज्ञा हो गया, संज्ञा हो गया। ये जो 2 बजे है, यहाँ 2 बजे है, समय का बोध करा रहा है, समय का बोध करा रहा है। दोनों समय का, दोनों को कहने का आशय एक ही है, लेकिन कौन व्याकरण की दृष्टि से गलत है कौन सही है। तो नियम कहता है कि यदि कालवाचक व स्थानवाचक दोनों एक साथ लिखे जाएं तो नियम कहता है कि पहले कालवाचक और तब स्थानवाचक का प्रयोग किया जाएगा। तो इस हिसाब से व्याकरणिक नियम से मोहन 2 बजे बलिया जाएगा सही होगा।
ये जो है कालवाचक के स्थान पर दोनों एक साथ आ जाएं तो सबसे पहले कालवाचक लिखा जाएगा, उसके बाद स्थानवाचक लिखा जाएगा। एक और इसी तरह नोट कर लें, उदाहरण नियम नोट कर लें। इसी तरह एक और वाक्य मैं लिख रहा हूं, आपको मेरे साथ नोट करना है कि यह कारक के जो लिखने का क्रम है सही है या गलत है। मैंने लिख दिया, ध्यान से देखें। राम विद्यालय रोजाना, राम विद्यालय रोजाना घर से पढ़ने के लिए साइकिल से जाता है। साइकिल से जाता है। साइकिल से जाता है। साइकिल से जाता है। देख लें, यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है या अशुद्ध है, इसको हम कैसे पहचानेंगे? तो अभी पद परिचय सबका हमको देना होगा। तो देखें, राम क्या है तो करता है, राम क्या है करता है। विद्यालय क्या है? स्थानवाचक, स्थानवाचक है, स्थानवाचक है। और स्थानवाचक किसमें गिने जाते हैं? स्थानवाचक किसमें गिने जाते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, देख लें। स्थानवाचक जो होते हैं अधिकरण कारक में गिने जाते हैं। किसमें गिने जाते हैं? अधिकरण कारक में गिने जाते हैं। अधिकरण, अधिकरण कारक। यहाँ कौन सा कारक हो गया? अधिकरण हो गया। कर्ता क्या हो गया? कर्ता ने, कर्ता या कारक हो गया। यह विद्यालय अधिकरण कारक हो गया। रोजाना कालवाचक है, कालवाचक है, कालवाचक है। घर से में घर संज्ञा है, घर से पढ़ने के लिए, यानी घर से जाता है, यानी अलगाव का भावना। और जहां अलगाव का भावना होता है वहां अपादान कारक होता है, अपादान कारक होता है। देखो, अपादान कारक होता है। कारक भी लिखना होगा पद परिचय में, क्रिया विशेषण के साथ कौन सा कारक है उसमें, वो कारक को भी हम पद परिचय देंगे, कौन सा कारक है। तो ये चूंकि उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको सुन लो ध्यान से। तो अपादान भी घर से जाता है, अपादान कारक हो गया। पढ़ने के लिए, ये जो के लिए कहाँ लगता है? के लिए, के लिए कहाँ लगता है हमें ध्यान से जानना है। के लिए किस में, किसकी विभक्ति चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए कहाँ लगता है? संप्रदान के लिए। संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक है, संप्रदान कारक है। और साइकिल से जाता है, साइकिल के साथ जाता है, साथ साथ जाता है, साइकिल से जाता है। यहाँ अलगाव की भावना नहीं है, इसलिए यहाँ कौन कारक है? करण कारक है। यहाँ कौन कारक है? करण कारक है। सबका मैं पद परिचय लिख रहा हूं। तो व्याकरण की दृष्टि से मैंने नियम क्या दिया कि सबसे पहले यदि संबोधन होगा तो संबोधन को लिखेंगे, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद ठीक अवरोही क्रम में 7 को लिखेंगे। ये सब कारक हैं जो 7, 6, 5, 4, 3, 2 कह रहे हैं। 7 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, प्लस क्रिया को जोड़ देंगे, तब जाकर वाक्य हमारा शुद्ध होगा। तो अब मिला लें, कर्ता कारक कै नंबर पर है? 1 नंबर पर। कर्ता कारक कितने पर है? 1 नंबर पर। अधिकरण कारक कितने पर है? 6 नंबर पर। इसके बाद अपादान कारक किस पर है? 5 नंबर पर। उसके बाद संप्रदान कारक किस पर है? 4 नंबर पर, 4 नंबर पर। उसके बाद करण कारक किस पर है? 3 नंबर पर। तो देखें, ये
व्याकरण की दृष्टि से गलत है या सही है, इसको हम जांच लेंगे, फिर से देख लें। कर्ता 1 नंबर, अधिकरण 6 नंबर, अपादान 5 नंबर, संप्रदान 4 नंबर और करण कारक 3 नंबर। और मेरे लिखने का क्रम क्या है? सबसे पहले संबोधन होगा तो, यदि यहाँ संबोधन कारक का प्रयोग हुआ होता तो हम यहाँ 1 नंबर लिख देते, लेकिन प्रयोग नहीं है इसलिए नहीं लिखे। इसलिए क्या आ गया? 1 आ गया, 1 आ गया। समझ में आ रहा है? अधिकरण कारक, और यहां जो है 1 के बाद कौन सा कारक आ गया? 1 के बाद कौन सा कारक आ रहा है? 7वां कहाँ है? कालवाचक में अधिकरण कारक। देखें, देख लें किसका क्रम क्या है। देखें, ये क्रम मिला लें। जो कारक नहीं लिखा गया है वह कारक नहीं आएगा, इसको हमको मिलाना है। तो कर्ता कारक, अधिकरण कारक, कालवाचक में अपादान कारक आ रहा है। अपादान कारक 5वां नंबर पर, यानी 1 का प्रयोग हुआ है, 1 का प्रयोग हुआ है, 6 का प्रयोग हुआ है, 5 का प्रयोग हुआ है, 4 का प्रयोग हुआ है, 3 का प्रयोग हुआ है, प्लस इसके बाद क्रिया जोड़ देंगे, इसके बाद क्रिया जोड़ देंगे। यानी व्याकरण की दृष्टि से ये ठीक है, लिखा गया है। लेकिन अभी अभी मैंने एक नियम बताया कि यदि स्थानवाचक व कालवाचक एक साथ लिख दिए जाएं तो कालवाचक पहले व स्थानवाचक बाद में लिखा जाता है। तो यह वाक्य कब शुद्ध होगा कि राम रोजाना, क्या लिखेंगे? रोजाना, रोजाना विद्यालय घर से पढ़ने के लिए जाता है, तो यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। राम रोजाना विद्यालय, रोजाना विद्यालय घर से पढ़ने के लिए साइकिल से जाता है। यह व्याकरणिक परिचय हमें जानना होगा। नोट कर लें, नोट कर लें। नोट कर लें। एक और महत्वपूर्ण, इसके बाद नोट हो गया। फिर से देखें, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध और संबोधन 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद यह लिखने का जो क्रम है, यदि संबोधन कारक सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद कर्ता लिखा जाएगा, उसके बाद 7वां लिखा जाएगा, उसके बाद 6वां, उसके बाद 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा प्लस क्रिया जोड़ा जाएगा। मैंने सबका परिचय दिया और नामकरण किया, तो ठीक इसी क्रम में आएगा, ठीक इसी क्रम में आएगा। नोट कर लें। अब आ जाएं बिंदु पर कि क्रिया विशेषण दिशा का भी बोध कराता है, दिशा का भी बोध कराता है, दिशा का भी बोध कराता है, बोध कराता है, दिशा का भी बोध कराता है, दिशा का भी बोध कराता है। जैसे सूर्योदय, सूर्योदय पूरब को निकलता है, पूरब को निकलता है, को निकलता है, पूरब को भी निकलता है। ये पूर्व जो शब्द है यह किसका बोध करा रहा है? पूर्व जो शब्द है दिशा का बोध करा रहा है। किसका? यदि अंडरलाइन कर दिया जाए तो यह दिशा का बोध करा रहा है, दिशा का बोध, दिशा, दिशा का बोध करा रहा है। तो यह क्रिया विशेषण क्रिया की दिशा का भी बोध कराते हैं। सूरज पश्चिम को डूबता है और पश्चिम शब्द में पूछ दे
अंडरलाइन करके पद परिचय पूछ दे तो ये क्रिया विशेषण होगा और दिशा का बोध कराएगा। मेरा घर यहां से उत्तर दिशा में है, उत्तर दिशा में है, तो ये दिशा का भी बोध कराता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान देना है। यदि मैं कहूं कि मेरी ओर देखो, तो ये भी दिशा का बोध कराता है। और का मतलब देखो, दो शब्द आ गया, और का मतलब तरफ होता है, और का मतलब तरफ होता है। और ये एक शब्द आएगा और, ये और जब समुच्चय बोधक बताएंगे तो ये बताएंगे कि और कहां लगेगा। और का मतलब होता है तरफ, मेरे तरफ देखो, मेरे ओर देखो, तो ये दिशा का बोध कराता है। और जो है दिशा का, तरफ भी दिशा का बोध कराता है। मेरे तरफ देखो, इधर देखो, उधर देखो, ये सब इधर उधर और तरफ, यदि इस तरह के शब्द आ जाएं वाक्य में प्रयुक्त तो समझ जाना क्रिया विशेषण का दिशा का बोध कराने वाला अव्यय होगा। क्रिया विशेषण का दिशा का बोध कराने वाला होगा। ठीक है, इतना जान जाएं, दिशा का बोध कराने वाला होगा। उसके बाद मात्रा का भी बोध कराता है। एक तो ये दिशा का हो गया, उसके बाद देखें मात्रा का भी बोध कराता है। 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 देख लें, मात्रा का भी बोध कराता है। उदाहरण देख लें, रमेश कम पढ़ता है। रमेश कम पढ़ता है। देखो, जैसे मैंने लिख दिया कि रमेश खूब सोता है। खूब सोता है, रमेश खूब सोता है। रमेश कम पढ़ता है। कम पढ़ता है, ये कम, जो कम शब्द आया है, ये देखो, कम बताना, ज्यादा बताना, या मात्रा का यहां बोध कराना, मात्रा सूचक पदों का बोध भी इसमें कराया जाता है। कम पढ़ता है, ज्यादा पढ़ता है, ज्यादा भी पढ़ता है, इतना उतना भी